पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ उसका 545 का 50% कितना होता है 273। तो फिर 273 से अगर ज़्यादा वोट मिलता है तो फिर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है। इसका सिग्निफिकेंस भी हमने डिस्कस किए थे कि इलेक्शन के बाद जिस भी पार्टी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रहेगा वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगा। ओके, तो फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का सिग्निफिकेंस रहता है। ओके, तो फिर आज डिस्कस करेंगे सिंपल मेजॉरिटी के बारे में। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है कि अगर आज के दिन पे पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में, सपोज लोकसभा में 300 लोग प्रेजेंट है, 300 मेंबर प्रेजेंट है और ये 300 लोग वोटिंग किए हैं, तो फिर सिंपल मेजॉरिटी क्या होगा कि ये 300 का 50% से ज़्यादा, यहाँ पे 300 प्रेजेंट थे, उसका 50% क्या होता है 150। सो 150 से ज़्यादा अगर वोट मिल जाता है तो फिर वहाँ पे वो सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास हो जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। हम और भी एक सिचुएशन डिस्कस कर लेते। अगर 350 प्रेजेंट है उस पार्टिकुलर दिन और उन 350 में से सपोज 30 लोग अब्सटेन कर गए वोट देने से, तो फिर कितने लोग वोट दिए हैं 320। सो 320 वोट दिए हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट तो हुए हैं 350 बट वोटिंग कितने किए हैं 320, तो फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या हो जाता है 320। तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे 320 का 50% से ज़्यादा कितना हो जाता है 160 से ज़्यादा अगर वोट मिलता है तो फिर इस सिचुएशन में वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। ओके, तो इसका यूज़ देख लेते कहाँ पे यूज़ होता है। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी तरह का मेजॉरिटी मेंशन नहीं होता है तो फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। तो और उसके बाद है ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल है। ये जो बिल से होता है ना, बिल्स नॉर्मली 4 तरह का बिल्स होता है। ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंस बिल है, मनी बिल है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये 4 तरह का बिल है ना, उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट बिल अलग है। ये जो 3 बिल है ना, ये 3 बिल को हम सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं पार्लियामेंट में। ओके, तो फिर हम ये बिल्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा बिल्स के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। जो भी बिल्स पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद मनी बिल, उसके बाद फाइनेंस बिल, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो पहले ऑर्डिनरी बिल्स क्या होता है कि जो भी बिल्स में फाइनेंशियल सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब प्रोविज़न रहता है उससे ऑर्डिनरी बिल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और मनी बिल्स क्या होता है कि जो भी जिस भी बिल में फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर ये सब रहता है, उस बिल को मनी बिल्स के कैटेगरी में रखा जाता है। तो फाइनेंशियल बिल्स क्या है कि फाइनेंशियल मैटर्स, जिस भी बिल में फाइनेंशियल मैटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का जो फिस्कल मेजर्स रहता है ना, वो फाइनेंस बिल रहता है। मनी बिल्स आर कमिंग अंडर फाइनेंस बिल। मनी बिल फाइनेंस बिल का एक पार्ट है। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल। बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स उसके ऊपर। तो 4th कैटेगरी में क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड करने के लिए बोल रहे हैं जो भी बिल, वो उस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाएगा। ये जो 4 तरह का बिल है ना, पास होने का प्रोसेस भी डिफरेंट है। ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल है। ये जो पहले जो 3 बिल रहा ना, ये ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये जो 3 बिल्स है ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। और जो 4th काइंड ऑफ बिल है
उसके बारे में हम जब स्पेशल मेजोरिटी पढ़ेंगे वहाँ पे ये फोर्थ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आता है जो मोशंस पास होता है। देखिए यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन है, देन कॉन्फिडेंस मोशन है, देन वोट ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट है, देन सेंसर मोशन है, एडजॉर्नमेंट मोशन है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है। तो ये मोशन के ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा इलेक्शन। उसके बाद कहाँ पे यूज होता है, इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। इलेक्शन ऑफ स्पीकर कब इलेक्शन होता है स्पीकर का, जब भी एक नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है उसके बाद पिछले जो लोकसभा था, वो पिछले लोकसभा में जो भी स्पीकर थे उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, वो लोकसभा तक सीमित रहेगा। यहाँ जब भी न्यू लोकसभा फॉर्म हो जाता है वहाँ पे स्पीकर का इलेक्शन होता है, स्पीकर चूज किया जाता है। वो स्पीकर चूज करने के लिए पहले तो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं। जब तक स्पीकर का इलेक्शन हो जाए तब तक वो अपने पोस्ट में रहते हैं। जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का टर्म खत्म हो जाता है। और ये जो स्पीकर का इलेक्शन होता है ये भी सिंपल मेजोरिटी से होता है। सिमिलरली डेप्यूटी स्पीकर का भी इलेक्शन ऐसे ही होता है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, तो उनका तो इलेक्शन नहीं हो सकता है राज्यसभा में। जो भी डेप्यूटी चेयरमैन है उनका इलेक्शन होता है सिंपल मेजोरिटी से राज्यसभा में। ओके, तो उसके बाद हम देखें, उसके बाद इसका यूसेज रहता है पासेज ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लागू होता है कि स्टेट्स के ऊपर लागू होता है। ये प्रोविजन मेंशन हुआ है आर्टिकल 356 में। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है किसी भी स्टेट में तो फिर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। ओके, उसके ऊपर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 में मेंशन किया गया है। वहाँ पे वो भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लागू करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। ओके, इसके ऊपर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा अप्रूवल बाय लोकसभा फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में। तो जब इमरजेंसी ऑलरेडी चल रहा है उसको जब डिसकंटिन्यू किया जाएगा, पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि अगर वो पार्लियामेंट चाहे तो फिर वो डिसकंटिन्यू कर सकता है इमरजेंसी को सिंपल मेजोरिटी से। तो फिर ये सब प्रोविजंस हमने देख लिए, ये होता है सिंपल मेजोरिटी। सो सिंपल मेजोरिटी हो गया। अब हम इफेक्टिव मेजोरिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।